हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। कंपनी का नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसे शॉर्ट में आईआरएफसी भी कहते हैं। आईआरएफसी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जिसका एक ही पर्पस है इंडियन रेलवेज के एसेट्स और प्रोजेक्ट्स को फंड करना। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इनके पिछले 36 साल के ऑपरेशंस में इनके बुक्स में कभी भी कोई भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं रहा है। इसके अलावा आईआरएफसी जो भी फंड्स मार्केट से रेज करती है उसकी गारंटी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज लेती है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की इस गारंटी की वजह से इनकी जो भी बोरोविंग्स होती हैं वो एक तरह से सिक्योर्ड बोरोविंग्स हो जाती हैं और इस सिक्योरिटी की वजह से इनकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग्स होती हैं वो दूसरी एनबीएफसी से कंपैरिजन में थोड़ी सी सस्ती हो जाती हैं। इसके अलावा आईआरएफसी के बिजनेस की एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इनका बिजनेस मॉडल इन्होंने इस तरह से स्ट्रक्चर किया हुआ है कि इन्हें बहुत ज्यादा टैक्स एडवांटेजेस मिलते हैं। जैसा कि आप यहाँ इस टेबल में देख सकते हैं कि पिछले 14 क्वार्टर्स में इन्होंने कोई भी टैक्स पे नहीं किया हुआ है। अब अगर शेयर प्राइसेस के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 में इस कंपनी के शेयर्स ने 35 रुपीज का ऑल टाइम हाई बनाया था। उसके बाद से इस कंपनी के शेयर्स लगभग 20% तक करेक्ट हो चुके हैं और करेंटली इस कंपनी के शेयर्स लगभग 28 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अब अगर अर्निंग्स को देखें तो पिछले 5 सालों में इनकी अर्निंग्स डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है। मतलब इनका रेवेन्यू सीएजीआर लगभग 15% से भी ऊपर का है और कंपनी की डिविडेंड यील्ड अभी लगभग 5% की है, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड डिविडेंड यील्ड फॉर अ कंपनी ग्रोइंग एट ए 15% सीएजीआर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आईआरएफसी के बिजनेस को डिटेल में एनालाइज करते हैं और ये फिगर आउट करते हैं कि इस कंपनी के बिजनेस में क्या क्या रिस्क हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आज की इस एनालिसिस को अच्छी तरीके से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि फ्यूचर में आपको हमारे कंटेंट के अपडेट्स मिलते रहें। जब भी इंडियन रेलवेज को अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए फंड रेज करना होता है तो वो आईआरएफसी के थ्रू करती है। आईआरएफसी के अलावा इंडियन रेलवेज किसी भी दूसरी एंटिटी के थ्रू फंड रेज नहीं कर सकती और इसी वजह से रेलवे फाइनेंसिंग के स्पेस में आईआरएफसी एक मोनोपोली बन जाती है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, पिछले 5 सालों से रेलवे प्रोजेक्ट्स का बजट बहुत ही तेजी से बढ़ते जा रहा है। FY18 में रेलवे प्रोजेक्ट्स का केपेक्स लगभग 1020 करोड़ का था और FY22 में रेलवे का केपेक्स लगभग 1900 करोड़ के आसपास पहुंच गया था। इसके अलावा आप इस चार्ट में ये भी देख सकते हैं कि हर साल आईआरएफसी का कंट्रीब्यूशन रेलवे केपेक्स में कितना रहता है। FY18 में आईआरएफसी का कंट्रीब्यूशन रेलवे प्रोजेक्ट्स में लगभग 36% का था और FY21 तक इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ करके लगभग 67% पर आ गया था। लेकिन एक चीज हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए कि FY21 में कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट फंड्स पहले से ही बहुत टाइट चल रहे थे और इस वजह से FY21 में गवर्नमेंट ज्यादातर रेलवे प्रोजेक्ट्स को फंड नहीं कर पा रही थी और इसीलिए FY21 में इंडियन रेलवेज की डिपेंडेंसी आईआरएफसी पर अचानक से इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। पर FY22 में आईआरएफसी का कंट्रीब्यूशन रेलवे प्रोजेक्ट्स में लगभग 31% का हो गया था, जो कि एक्चुअली इनके प्री कोविड लेवल से भी काफी कम है। FY22 में आईआरएफसी का कंट्रीब्यूशन अचानक से इतना ज्यादा इसलिए गिर गया था क्योंकि FY22 में गवर्नमेंट के जीएसटी कलेक्शंस बहुत ही अच्छे हुए थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने खुद से ही इंडियन रेलवेज के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स को फंड कर दिया था। इसके अलावा अब FY23 में भी जीएसटी के कलेक्शंस काफी अच्छे हुए हैं और आईआरएफसी का कंट्रीब्यूशन रेलवे प्रोजेक्ट्स में फर्दर रिड्यूस हो गया है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर FY23 के पहले 3 क्वार्टर्स में आईआरएफसी का टोटल डिसबर्समेंट लगभग 60% तक कम हो चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि यही वो रीजन है जिसकी वजह से आईआरएफसी के शेयर प्राइसेस पिछले कई महीनों से इतना खराब परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब ये पूरी एनालिसिस सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन पर आ जाती है। क्वेश्चन ये है कि क्या अब हमेशा आईआरएफसी का कंट्रीब्यूशन इंडियन रेलवेज के प्रोजेक्ट्स में 30% और उससे नीचे का ही रहेगा? पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत लंबे समय तक गवर्नमेंट इतनी हाई लेवल ऑफ फंडिंग्स इंडियन रेलवेज के प्रोजेक्ट्स में मेंटेन कर पाएगी।
मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि आईआरएफसी का कंट्रीब्यूशन इंडियन रेलवे के प्रोजेक्ट्स में वापस 67% तक पहुंच सकता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि आईआरएफसी का कंट्रीब्यूशन रेलवेज के प्रोजेक्ट्स में एटलीस्ट प्री कोविड लेवल्स तक तो पहुंच ही सकता है। इसके साथ ही मुझे ये भी लगता है कि इंडियन रेलवेज का जो केपेक्स है वो आने वाले कई सालों तक कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते रहने वाला है। तो अगर आपने कभी भी इंडियन रेलवेज में ट्रैवल किया होगा तो आपको किसी भी तरह की स्टेटिस्टिक्स की जरूरत नहीं है ये फिगर आउट करने के लिए कि अभी इंडियन रेलवे सिस्टम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कितना ज्यादा पीछे है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आईआरएफसी के एसेट अंडर मैनेजमेंट को देखते हैं। आईआरएफसी के पास टोटल दो तरह के एसेट्स होते हैं। पहला है रोलिंग स्टॉक एसेट्स। तो बेसिकली जब भी इंडियन रेलवेज को किसी इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है तो वो आईआरएफसी के पास जाती है। आईआरएफसी मार्केट से फंड रेज करती है और उस इक्विपमेंट को परचेज कर लेती है। एक बार आईआरएफसी के पास जब ये एसेट आ जाता है तब वो ये एसेट इंडियन रेलवेज को लीज पर ट्रांसफर कर देती है और इस लीज के रेंट को इस तरह से स्ट्रक्चर किया जाता है कि आईआरएफसी अगले 15 सालों में उस इक्विपमेंट का ओरिजिनल कॉस्ट अलॉन्ग विद 0.4% मार्जिन इंडियन रेलवे से रिकवर कर पाए। आईआरएफसी के एसेट अंडर मैनेजमेंट में जो दूसरे टाइप का एसेट होता है वो होता है प्रोजेक्ट एसेट। तो जब भी इंडियन रेलवे को कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना होता है तो वो आईआरएफसी के पास जाती है। आईआरएफसी मार्केट से फंड रेज करती है और इंडियन रेलवेज के इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंड करती है। इस प्रोजेक्ट के पहले 5 सालों में आईआरएफसी को इंडियन रेलवेज की साइड से किसी भी तरह का ईएमआई या रेंट नहीं मिलता है और फिर 5 सालों के बाद आईआरएफसी इंडियन रेलवेज के साथ एक रेंटल एग्रीमेंट साइन करती है जिसमें इनके रेंट के अमाउंट को इस तरह से स्ट्रक्चर किया जाता है कि आईआरएफसी का जो भी टोटल कॉस्ट ऑफ बोरोविंग है वो इंडियन रेलवेज से अगले 15 सालों में 0.35% के मार्जिन के साथ रिकवर कर पाए। एज ऑफ दिसंबर 2022 आईआरएफसी का 49% ऑफ एयूएम रोलिंग स्टॉक एसेट्स में है और इनका लगभग 50% ऑफ द एयूएम प्रोजेक्ट एसेट्स में है। एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो रोलिंग स्टॉक एसेट्स होते हैं उनके मार्जिन्स प्रोजेक्ट एसेट्स के कंपैरिजन में थोड़े से बेटर होते हैं और पिछले कई सालों से कंपनी के एसेट अंडर मैनेजमेंट में जो रोलिंग स्टॉक एसेट्स का कंट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है और ये भी एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से आईआरएफसी के शेयर्स पिछले कई महीनों से गिरते जा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में बात करते हैं। पिछले 6 सालों से कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम लगातार बढ़ते जा रहा है। FY23 के पहले 3 क्वार्टर्स में कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग 8.5% के रेट से बढ़ा है। अब कंपनी के ऑपरेशनल एक्सपेंस के बारे में बात करें तो कंपनी का ऑपरेशनल एक्सपेंस लगभग नेग्लिजिबल है। आईआरएफसी एक 36,000 करोड़ के वैल्यूएशन वाली कंपनी है और इस कंपनी में सिर्फ 37 एम्प्लॉयज ही काम करते हैं। अब अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट को देखें तो FY18 से FY22 के बीच में कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 22% के CAGR से ग्रो कर रहा था, पर FY23 में कंपनी का AUM ग्रोथ काफी स्लो हो गया है। FY23 में कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट सिर्फ 8% के रेट से ही बढ़ा है। अब अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो कंपनी का ROE लगभग 14.5% का है और कंपनी का ROA लगभग 1.4% का है। कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो इंडस्ट्री एवरेज से थोड़ा सा नीचे है। इसके पीछे का रीजन ये है कि कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो बाकी के एनबीएफसीज के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। चलिए अब कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में बात करते हैं। आईआरएफसी एक मोनोपोली बिजनेस है और इस कंपनी में एनपीएस का रिस्क लगभग 0 के बराबर है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 15% के आसपास है और फ्यूचर में हम इनके AUM में लगभग 10 से 12% की ग्रोथ इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करेंटली आईआरएफसी के शेयर प्राइसेस लगभग 0.85 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहे हैं, जो कि कंपनी के फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग मुझे एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस लग रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज राहुल बंसल साइनिंग ऑफ।